दैट हैपेंड। मैं प्रिपेयर्ड था, ठीक है, लाइक बैलन डोर वगैरह, ब्रूनो फर्नांडिस, इन सब पे बात करनी है। एंड देन इमीडिएटली आउट ऑफ नोवेयर भाई, रैंडी ऑर्टन के आर्कियो की तरह सुनील छेत्री ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि 6 जून को कुवैत के अगेंस्ट जो इंडिया का वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है वो उनके करियर का आखिरी मैच होने वाला है। 19 साल का करियर, 94 गोल्स, जिसके बलबूते पे वो आज यहाँ पर इंटरनेशनल अगर मेन रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो तीसरे पायदान पर हैं। द स्टोरी इज कमिंग टू एन एंड। और भाई 10 मिनट का उन्होंने बहुत ही यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना रिलैक्स होके, बहुत ही अपना टाइम लेके उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को बताया है। पर हाँ, ये वाली चीज़ तो है कि मतलब ये समर ट्रांसफर विंडो इमोशनल होती हुई क्यों जा रही है। लाइक अगर आप क्लब लेवल पे बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर लूका मॉड्रिच की बात करते हैं, टोनी क्रूस, वरान, कासिमिरो, पिछले सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज एंड एवरीथिंग स्टफ। लेकिन अगर हम इससे नेशनल लेवल की बात करें, टॉप नॉच है, एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सुनील छेत्री ने यहाँ पर, अब देखो डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम उस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर सुनील छेत्री ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को उठाया है कि भाई देखो ऐसा पॉइंट था। मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो में उन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे 2005 में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर डेब्यू किया था और उस गेम में गोल भी स्कोर किया था। इसी के साथ यहाँ पर 19 साल बाद अब कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर जो मन है वो बन चुका है कि यहाँ पर अगला गेम उनका आखिरी गेम होने वाला है। बिल्कुल एकदम से यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एक खबर सामने निकल के आई, क्योंकि रिसेंट टाइम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेकर जो भी हाइप थी, उसके रिगार्डिंग जो भी कवरेज चल रही थी इंडियन मीडिया में, वहां पर कहीं भी ऐसा सच कुछ ये नहीं था। बस ये था कि हाँ, सुनील छेत्री इज डेफिनेटली उनका जो करियर है वो एंड हो रहा है। आने वाला टाइम डेफिनेटली यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का क्या रिजल्ट रहेगा, इंडिया क्या परफॉर्म करे, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि सुनील छेत्री पे एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। लेकिन नेक्स्ट गेम ही यहाँ पर वो आखिरी गेम होने वाला है, दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले अगर हम उस की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस के अलावा, एक ग्रैटिट्यूड के अलावा, एक फैंस को अप्रिशिएट के अलावा, ट्रिब्यूट के अलावा, और एक आप कह सकते हो कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अलावा अगर हम यहाँ पर की पॉइंट्स की बात करें तो सुनील छेत्री ने खुद इस चीज़ को कहा है कि अब देखो भाई, मैं नहीं हूँ तो जो नेशनल लेवल पे नंबर 9 है वो एक ऐसा स्पॉट है जो अभी तक नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि पोटेंशियल बहुत प्लेयर्स में है, लेकिन कोई भी प्लेयर यहाँ पर अभी तक स्टेप अप कर नहीं पाया है। ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन दबे शब्दों में एक तरीके से हिंट तो वो कर ही रहे थे, लेकिन अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनील छेत्री नहीं है। और अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे ना तो सुनील छेत्री के रिगार्डिंग एक रिजेंटमेंट भी था, एक रिटेलिएशन वाला भी था। यहाँ पर इंडियन फुटबॉल में कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे, और इवन अगर आप पिछले मैचेस के मेरे रिव्यूज को भी उठाओगे तो मैंने कहा भी था कि सुनील छेत्री का गेम में यहाँ पर ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। बट अगेन बिगर पिक्चर, भाई एक इलस्ट्रियस करियर है सुनील छेत्री का। ठीक है, मेरे को लगता है कि इंडियन फुटबॉल बहुत एक्सपोज हुआ है पिछले 10 साल में, बहुत मतलब नंगा हुआ है इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें। लेकिन अगर कुछ हद तक यहाँ पर उस पर बैंडेज लगाने का काम किया है, उसको फिर भी अगर थोड़ा शाइन मारने का काम किया है, उसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने का काम किया है, तो वो सुनील छेत्री ने किया है। ही मेड इट। और भाई कहीं ना कहीं अब जब वो नहीं रहेंगे ना, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ पर जो गैप है वो भरने में लगने वाली है यहाँ पर AIFF के। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने इस चीज़ का हिंट भी दे दिया है कि अब जो नया एरा है, जो नए यंग प्लेयर्स हैं, भाई इनको यहाँ पर एक नई टीम डालनी पड़ेगी। यहाँ पर वो जो पूरा का पूरा एक गैप है जिसको सुनील छेत्री खुद भरते हुए आ रहे थे। वो इतने सारे गोल्स कौन स्कोर कर रहा है, कौन है इंडियन टीम में जो कि एक्चुअली डबल डिजिट गोल्स मार चुका है। हम यहाँ पे सुनील छेत्री के 94 गोल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कितने ऐसे प्लेयर हैं इंडियन करंट टीम में जो कि एक्चुअली में 10-15 गोल मार चुके हैं ऑलरेडी। बट अगेन भाई, आई थिंक इस पे हम एक डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जल्दी से सुनील छेत्री के एक बेहतरीन करियर पे। बट इट फील्स रियली रियली सैड, मतलब एकदम से स्पीचलेस वाला वाइब है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि रिएक्शन देना कैसे है। बट उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चुटकी भी ली है भाई उन फैंस पे, एक तरीके से जो कि बहुत टाइम से कहते हुए आ रहे हैं कि सुनील छेत्री को अब यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर कहा भी कि वो भी खुश हो जाए,
जो चाहते थे कि सुनील छेत्री रिटायर हो जाए और वो भी खुश हो जाए, जो कि कहीं ना कहीं सुनील छेत्री के करियर को एंजॉय भी करते हुए आ रहे थे। लेकिन नन ऑफ दैट मैटर, अल्टीमेटली 6 जून यहाँ पर सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मैच होने वाला है वो आखिरी मैच है, एंड इट वुड बी लेजेंडरी। वो ये तो पक्की बात है कि रिसेप्शन तो इतना तगड़ा मिलेगा इंडियन फुटबॉल फैंस से सुनील छेत्री को कि स्वाद ही आ जाएगा। और ये बात उन्होंने खुद भी मानी है कि उस गेम में स्टेक्स भी बहुत हाई है भाई, मतलब वो तो करो या मरो वाला मैच है। तो इंडिया के पास इससे बेहतरीन मोटिवेशन और हो ही नहीं सकता। मतलब ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप का मोटिवेशन है और ऊपर से एक लेजेंडरी प्लेयर का आखिरी मैच है। बट खैर, इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अपनी अगली अपडेट की, जो कि आती है, एक बहुत बढ़िया अपडेट है भाई। यहाँ पर हाल ही में एल मुंडो और स्पेनिश मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भाई उनको ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है फ्रेंच फेडरेशन से, फ्रांस फुटबॉल से, कि भाई बैलन डोर 2020 4 साल बाद फाइनली यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को दिया जाता है। तुमको पता है 2019 में बायर्न ने यहाँ पर ऑब्वियसली फुटबॉल हिस्ट्री की हम बात करें तो सेक्सुक्सटपल उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद कोविड के चक्कर में, जो कि फॉर नो रीजन किसी को समझ में नहीं आया, कि यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को उसका बैलन डोर नहीं दिया गया। जब सारे कंपटीशन खेले जा रहे थे, जब सारे रिकॉर्ड्स दिए जा रहे थे, जब यहाँ पर सारे स्टैटिस्टिक्स को सही तरीके से कंपेयर किया जा रहा था, हर एक चीज़ हो रही थी, तो बैलन डोर ना देना किसी के भी दिमाग से सही तरीके से उतरा नहीं था। और उसके बाद 2021 में जब इवेंचुअली बैलन डोर हुआ तो यहाँ पर एक मैरीगोल्ड के बिस्किट का पैकेट उनको पकड़ा दिया। लेकिन अब 4 साल बाद यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को शायद से मिल सकता है, इट्स नॉट कंफर्म्ड, लेकिन ये खबर आना ही अपने आप में लेवेंडोव्स्की के लिए कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने इस चीज़ को पहले भी कहा है कि मेरे को अगर कभी 4 साल बाद भी बैलन डोर मिलेगा ना, तो मैं तो ऑनर ही फील करूंगा, क्योंकि यार उन्होंने उस चीज़ को डिजर्व किया है। ठीक है, लाइक जस्टिस लेट सर्व्ड, ठीक है, बुरा है, बट फिर भी जस्टिस तो आया है ना, और लाख गुना बेटर है कि मिले ही ना उससे। तो ठीक है, अगेन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस समय 2 चीजें चल रही हैं। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक तरीके से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा अच्छे तरीके से बोल देता हूँ मैं सटल वर्ड में, जैसे वरान अगर अब जा रहे हैं यहाँ से, कासिमिरो यहाँ से अब जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे में ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसा प्लेयर था जो लोगों को समझ में नहीं आया कि एक मिनट इसके रिगार्डिंग ये खबर क्यों चल रही है। मार्कस रैशफोर्ड का समझ में भी आता है, लेकिन एट नो पॉइंट यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को लेकर एक मास रिजेंटमेंट होता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट में। सबको पता है कि ही इज अ की प्लेयर इन दिस प्रोजेक्ट, और शायद से एक ऐसा प्लेयर जिसके अराउंड प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा भी रहा था, अभी भी जा रहा है, और शायद से आने वाले टाइम में जाएगा भी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर हाल ही में ब्रूनो फर्नांडिस के एक इंटरव्यू को बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया, जब उन्होंने ये चीज कह दिया कि अगर क्लब मेरे को नहीं चाहता तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एरिक टेन हैग ने अब इस चीज को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो सीधी सी बात है, उसके इंटरव्यू को गलत तरीके से समझा गया है, और जितना मेरे को पता है ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर में रुकने वाला है। और काफी लोग ये भी बता रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी कोई प्लान नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस को सेल करने का। अब देखो, अखबार का काम है खबरें बेचना, तो मैं खबरें तुमको बता देता हूं। देखो, सऊदी तो है, सऊदी तो उस ढोल वाले की तरह जो कि हर शादी में तुमको मिलेगा, ठीक है, वो तो है ही है, उसका तो मान के चलो कि वो तो है। इसके अलावा यहाँ पर बायर्न म्यूनिक है, और उनका बहुत आया था, उनकी कवरेज तो बहुत ही ज्यादा हुई थी कि भाई यहाँ पर थॉमस मुलर शायद से उनका लास्ट ईयर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थॉमस टुकल को ब्रूनो फर्नांडिस पर्टिकुलरली पसंद आएगा उसके प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ एक लेवल ऊपर स्पेनिश मीडिया आती है, उन्होंने कहा यहाँ पर बार्सिलोना में और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में एक गठबंधन हुआ है, और यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग से तो एक अलग ही ऑब्सेशन है। फ्रैंकी डियोंग भी वही है, ढोल वाला, 2 ढोल वाले, ठीक है, शादी में 2 ढोल वाले आ गए। फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यहां पर इधर से ब्रूनो फर्नांडिस टू मतलब अब पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग को लेके आएगी, ठीक है, अब फिर वो फ्रैंकी डियोंग के लिए फ्रैंकी डियोंग के चक्कर में जिसको खोया है फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढेगी, वो इसी चक्कर में रह जाएगी। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्ड से बाहर ही नहीं निकल पाएगी, कभी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, ब्रूनो फर्नांडिस विल स्टे, कोई ऐसा ऑफर नहीं देने वाला, कोई ऑफर आएगा भी नहीं, और मेरे को लगता है कि कोई ऑफर आ भी गया तो यूनाइटेड उसको एंटरटेन नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। उनके पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जिनको सेल करना है, और वो उनको सेल करके पैसा जनरेट करेंगे रादर देन वो इस पे कैश इन करें। इसी के साथ यहाँ पर अगर बार्सिलोना की बात करी ही है तो लुइस दियास की बात भी कर लेते हैं। अब देखो, हाल ही के फुटबॉल डेली के एपिसोड में मैंने तुमको बताया कि कैसे लुइस दियास का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ी सी अटकलें लगा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर एक शॉकिंग चीज तो है कुछ हद तक कि लिवरपूल साला से पहले लुइस दियास पे कैश इन करना चाहती है। देखो, लुइस दियास सस्ता तो नहीं है, 75 मिलियन यूरोस तो वो प्राइस है जो कि लिवरपूल ने उस पर खर्च किया है। लिवरपूल उस पर कैश इन प्रॉफिट के लिए कर रही है,
डैमेज लिमिटेशन के लिए कर लिए या फिर बस अब तो बेच ही दो, अब तो देखा जाएगा बाद में जितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में बार्सिलोना के लिस्ट में जहां पर ऑलरेडी निको विलियम्स है, जहां पर ऑलरेडी डैनी ओल्मो है, जहां पर ऑलरेडी बर्नार्डो सिल्वा है, अब उसमें यहां पर लुइस डियाज भी ऐड हो चुका है, विच मेक सेंस। अगर लुइस डियाज की बात करें, लुइस डियाज एक ऐसा प्लेयर है जहां पर मेरे को लगता है कि भाई वो बॉर्डर लाइन वर्ल्ड क्लास है भाई, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बस एक अगर थोड़ी सी हम उसके फिनिशिंग की बात करें, ठीक है, और बार्सिलोना में आके वो गेम चेंज कर सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है भाई, बटुए में पैसे कितने हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर पैसे ज्यादा हैं तो वो निको विलियम्स की तरफ ज्यादा बेंड हो सकते हैं, प्राइस टैग, एक्सपीरियंस इन स्पेनिश फुटबॉल, और दूसरी चीज यहां पर ऑब्वियसली दोनों के बीच में फर्क भी है, और वो जो है वो यंग प्लेयर है, ये ऑलरेडी 27-28 साल का हो चुका है। इसी के साथ अगर बात करें यूएफए की, तो भाई चैंपियंस लीग का एक रूल है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और जिरोना एक ही साथ चैंपियंस लीग में नहीं खेल सकते, बट हमने पहला देखा है रेडबुल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप देख लेना अबू धाबी का यहाँ पर रूल तो ये कहता है कि अबू धाबी की यहाँ पर सिटी में भी ओनरशिप है, गिरोना में भी ओनरशिप है, तो नहीं खेल पाएंगे, जिरोना को यूरोपा लीग खेलना पड़ेगा। वेयर देयर इज मनी देयर इज अ वे, सिंपल सी बात है भाई। तुम देख लेना आने वाले टाइम में जिरोना में ऐसा खेल खेला जाएगा कि जिरोना भी चैंपियंस लीग खेल रही होगी और मैनचेस्टर सिटी भी खेल रही होगी, बट अगेन आई थिंक कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड की अगर 2025 के प्लान की बात करें तो वो एक डबल स्वीप करना चाहते हैं बायर लेवरकुसन में, ना ही सिर्फ जाबी अलोंसो के साथ बल्कि फ्लोरियन विट्स के साथ भी। अब देखो जो प्रोज है वो बहुत सही है, रियल मैड्रिड का यहाँ पर डेफिनेटली एक अट्रैक्टिंग पावर है, तो पुल है उनका। दूसरी चीज जाबी अलोंसो एक ऐसा मैनेजर है जिसके अंडर वही फ्लोरियन विट्स फट गया वो बिल्कुल ही, है ना, मतलब उसकी छाती चौड़ी हो गई, ब्लाउज पहनना पड़ेगा उसको अब से। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर जाबी अलोंसो आते तो एक अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि फ्लोरियन विट्स भी उसको फॉलो कर सकता है, और इट्स रियल मैड्रिड, तो ऑब्वियसली दो इतने बड़े प्रोज हैं। लेकिन कौन सी हम बात कर लेते हैं, प्राइस टैग। देखो बायर लेवरकुसन यहाँ पर अभी पूरी तरीके से कंफर्म है कि जाबी अलोंसो के रहते हुए फ्लोरियन विट्स नहीं जाएगा। हाउएवर मैनचेस्टर सिटी अगर डे ब्रुयन को सेल करती है, क्योंकि वहां पर एल्सा नसर खड़ा हुआ है, तो यहां पर 60-70 मिलियन भी उनकी प्राइस टैग है केविन डे ब्रुयन के लिए, तो वो यहां पर बायर लेवरकुसन को एक ऑफर डाल सकते हैं फ्लोरियन विट्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि फ्लोरियन विट्स के लिए जो प्राइस टैग लगा रखा 150 मिलियन, मेरे को आज भी याद है, आज से 7-8 साल पहले 70-80 मिलियन अगर कोई बोल देता ना किसी प्लेयर के रिगार्डिंग, तो दिमाग घूम जाता था कि 70-80 मिलियन कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। और आज के टाइम पे 150 मिलियन, ठीक है, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, 150 मिलियन, और सिटी दे भी देगी कुछ हद तक, मेरे को लगता है। आज के टाइम पे ऐसा होता है ना कि 150 मिलियन, ठीक है, 100 फिक्स दे देते हैं, बाकी सब वेरिएबल में कर देते हैं, ऐसा सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि फ्लोरियन विट्स को सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है बायर लेवरकुसन और विट्स के सामने वो यही है कि भाई क्या उनको यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी जाना है, क्योंकि बायर्न भी होगी, सिटी भी होगी, पीएसजी भी होगी, सारे क्लब्स यहाँ पर डेफिनेटली इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में इसी सीजन। वहीं रियल मैड्रिड यहाँ पर अपने प्लान में उसको पाइपलाइन में 2025 के लिए डाल रही है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो रुकेगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है कि जाबी अलोंसो वहां पर है, चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, बुंदेसलीगा उठा चुके हैं, तो डेफिनेटली वो यहां पर इस चीज को एक बार डबल डाउन करेंगे और इस प्लेयर को तो जाने नहीं देंगे, तो 2025 की फाइट यहां पर आ सकती है। बट इंटरेस्टिंग मैंने तुमको की अटैचमेंट मैंने तुमको बता दिया कि यहां पर केविन डे ब्रुयन शायद से हमको इस सीजन जाता हुआ दिख सकता है।